टिश्यू की बेसिक जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड नंबर 2 इज परमानेंट टिश्यू। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये क्या होते हैं, ये जो टिश्यू होते हैं ये ही प्लांट के मेन टिश्यू होते हैं। बेसिकली कैसे, प्लांट की जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स होती है उनके अंदर डिविजन्स होते हैं और जितने टाइप की भी सेल्स की फॉर्मेशन होती है वो सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही फॉर्म होती है। ठीक है, इसको हम 3 पार्ट्स में स्टडी करते हैं, एपिकल मेरिस्टेम्स, लेटरल मेरिस्टेम्स एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। जो एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं ये रूट या शूट की एपेक्स पर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं उसकी हाइट में इंक्रीज करते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं, ये लेटरल मेरिस्टेम्स बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिलो बार्क, बार्क के नीचे प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि जो डाइकोट्स जो प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम और रूट की क्या बनाते हैं, गिल्ट को इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे जो लेटरल मेरिस्टेम है ये क्या करते हैं कि ये देखिए, जैसे सपोज करो ये एक स्टेम है और इसके अंदर बार्क के नीचे ये प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, ये प्लांट की ग्रिथ को इंक्रीज करते हैं। और जो एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं ये क्या होते हैं, एपेक्स पर प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये होते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स, ये होते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स। जो ये ग्रोथ करते हैं, अगर ये शूट के अंदर प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे, इसकी हाइट को अपवर्ड इंक्रीज करेंगे। अगर ये रूट के अंदर प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, उसकी जो लेंथ को इनवर्ड या डाउनवर्ड इंक्रीज करेंगे। मीन्स ये क्या करते हैं, ये प्लांट की हाइट में इंक्रीज करते हैं। इनको हम जो ग्रोथ होती है एपिकल मेरिस्टेम के थ्रू उनको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, और जो ग्रोथ होती है लेटरल मेरिस्टेम के थ्रू उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। इसके बाद आते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। जैसे हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर क्या होता है कि प्लांट के अंदर आपने नोड और इंटरनोड लाइक स्ट्रक्चर देखी, तो ये इंटरनोड्स पर प्रेजेंट होते हैं और यहाँ से बेसिकली जो प्लांट के अदर ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जैसे सपोज करो किसी लीव की फॉर्मेशन यहाँ से हो रही है तो किसकी हेल्प से होगी, वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स की हेल्प से होती है। अब आगे चलते हैं इसके बाद कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं उनके अंदर परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के बारे में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हाउ द फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू टेक प्लेस। तो देखिए, जब भी मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं इनकी सेल्स क्या करती है, जब भी इनकी सेल्स के अंदर डिवीजन करने की कैपेसिटी क्या हो जाती है, कैपेसिटी कम हो जाती है या बिल्कुल सप्रेस हो जाती है, तो तब ये क्या करते हैं, तब ये डिफरेंशिएट होते हैं। किसके अंदर डिफरेंशिएट होते हैं, परमानेंट टिश्यू के अंदर। इसी प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उस समय इनकी एक प्रॉपर एक परमानेंट शेप बन जाती है, साइज बन जाता है, इसलिए इनका नाम भी हमने क्या रखा, परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू को हम पढ़ते हैं यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, जैसा कि नाम से क्लियर है, सिंपल परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स और सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। ये एक टाइप की ही सेल्स के बने होते हैं, इनके बारे में अभी हम लोग डीपली पढ़ेंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जैसा नाम से क्लियर है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये क्या होते हैं, एक से ज्यादा टाइप की सेल के बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं इसके बारे में। परमानेंट टिश्यू, इससे पहले हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में स्टडी की, अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं परमानेंट टिश्यू। अभी 2 टाइप मैंने आपको बताई इसकी, नंबर 1 सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरी बताई कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है मेड अप ऑफ सेम टाइप या वन, इसको बोलेंगे वन टाइप या सिंगल टाइप, इसको बोलेंगे सही तरीके से वन टाइप ऑफ सेल्स के या सिंगल टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं।
दूसरा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इनको हम 3 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा के बाद जो दूसरा आता है कोलेनकाइमा, और कोलेनकाइमा के बाद जो तीसरा आता है स्क्लेरेन्काइमा। थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन इनके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं लगभग पूरे प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, चाहे हम रूट की बात करें, स्टेम की बात करें, लीव्स की बात करें। ये क्या करते हैं, बेसिकली फूड स्टोरेज की तरह काम करते हैं, फूड स्टोरेज। और इसके साथ साथ में जो प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप के टॉक्सिन्स बनते हैं, अदर सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, वो सारे भी जो डिफरेंट सब्सटेंस की फॉर्मेशंस होती है, डिफरेंट केमिकल्स की फॉर्मेशन होती है, वो सब भी कहाँ स्टोर होता है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू के अंदर स्टोर होता है। दूसरा क्या करते हैं कि जो कुछ स्पेशल टाइप के जो पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, कुछ पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, उनको स्पेशल नाम देते हैं हम लोग क्लोरेन्काइमा। जिनके अंदर वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, उनको कहते हैं क्लोरेन्काइमा। कुछ जो ऐसे भी पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं, जैसे हम देखते हैं हाइड्रोफाइट्स की बात करते हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, हाइड्रोफाइट्स जिनको हम एक्वेटिक प्लांट्स भी बोलते हैं। और एक्वेटिक प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर के सरफेस पर फ्लोटिंग करते रहते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी एयर केविटीज प्रेजेंट होती हैं। तो वो पैरेन्काइमा जिनके अंदर एयर केविटीज प्रेजेंट होती है, उनको कहते हैं एरेन्काइमा। एक नया नाम दिया पैरेन्काइमा का, जिनके अंदर एयर केविटी प्रेजेंट होती है, एरेन्काइमा। ठीक है। तो अगर और दूसरा क्या काम होता है, जो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसमें भी हेल्प करते हैं पैरेन्काइमा टिश्यूज। मेन फंक्शन हो गया फूड स्टोरेज का, हो गया ट्रांसपोर्ट का काम हो गया, उसके साथ साथ में जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उसको क्लोरेन्काइमा, और जिसके अंदर एयर केविटीज प्रेजेंट होती है उसको एरेन्काइमा कहते हैं। अब आते हैं दूसरे टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज कोलेन्काइमा। तो जो कोलेन्काइमा होते हैं, इनको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इनको बोलते हैं मैकेनिकल टिश्यूज। और दूसरा क्या होता है कि ये इलास्टिसिटी, जो प्लांट की इलास्टिसिटी होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और उसी के साथ साथ ये क्या करते हैं कि ये प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी क्रिएट करते हैं। जैसे हम किसी प्लांट की ब्रांच को सपोज करो पुल करते हैं, तो एकदम से नहीं टूट जाती, वो बैंड हो जाती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है। तो क्यों फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है, बिकॉज ऑफ कोलेन्काइमा। और जो ये कोलेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ये बेसिकली जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट कह सकते हैं कि मैकेनिकल सपोर्ट। इसके बाद आते हैं थर्ड टाइप के, जिनको बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा। अभी मैं इनकी शेप भी अभी आपको बना के एक बार दिखा दूंगा, पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जो स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं, ये वाली जो सेल्स होती है, ये सारी की सारी डेड सेल्स होती है। इनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता, और उसी के साथ में आप देखते हैं कि जैसे आप देखते हैं कुछ फ्रूट के ऊपर हार्ड कवरिंग होती है, उस सीड के ऊपर जो सीड कोट होता है वो बड़ा हार्ड होता है। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम बेसिकली कॉमर्शियली भी यूज करते हैं, जैसे जो हस्क ऑफ कॉटन उसको यूज करते हैं हम, वो बेसिकली कितने यूज होती है, या हस्क ऑफ हेम्प यूज होती है, वो कॉमर्शियली यूज में करते हैं, वो स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। और ये कैसे होते हैं, ये टिश्यू नॉन लिविंग होते हैं। अब इनकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर के बारे में और देख लेते हैं कि जो पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू की जो सेल्स होती है, वो सेल्स लगभग ओवल या राउंड शेप की होती है, और उनके बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है। हम कह सकते हैं कि जो ये सेल्स होती है पैरेन्काइमा टिश्यू की, लूजली पैक होती है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है।
और इस इंटरसेलुलर स्पेस की हेल्प से गैस का एक्सचेंज भी हो सकता है। उसके साथ में जो कोलेनकाइमा जो टिश्यू होते हैं, ये क्या होते हैं कि अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये सेल जो पैरेनकाइमेटस टिश्यू की सेल है, उसके बाद जब कोलेनकाइमा की हम सेल्स देखते हैं तो ये सेल थोड़ी सी इलोंगेट होने लगती है, क्योंकि जो इनके कॉर्नर्स होते हैं उस पर क्या होता है, उस पर जो एक सब्सटेंस का डिपोजिशन होने लगता है, या बोल सकते हैं कि उस पर जो सेलुलोज का डिपोजिशन होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ जो सेल के बीच का स्पेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन, इसका साइज बड़ा होता है, लेकिन जो कोलेनकाइमा की जो सेल होती है उनका साइज जो ल्यूमेन का छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि एक तो इलोंगेटेड हो जाती है सेल, उसके साथ साथ में क्या होता है कि इनके बीच में जो इनकी लेयर है, ये सेलुलोज के डिपोजिशन होने के कारण जैसे इनके कॉर्नर पे सेलुलोज डिपोजिट हो जाता है तो इनके ल्यूमेन का साइज थोड़ा सा कम होने लगता है। इसी के साथ साथ में धीरे धीरे जो इंटरसेलुलर स्पेस है इन सेल्स के बीच में, वो इंटरसेलुलर स्पेस के धीरे धीरे कम होने लगते हैं। रीजन समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे सेलुलोज का डिपोजिशन हो रहा है कॉर्नर की तरफ और जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा। अब स्क्लेरेनकाइमा के अंदर क्या होता है कि स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल्स होती है उसकी जो सेल वॉल होती है उन पर लिग्निन का डिपोजिशन होने लगता है, और इनका क्या होता है, यहाँ पे जो ये सेल्स होती है देखिए इनका तो साइज और भी छोटा होने लगता है जो ल्यूमेन का साइज होता है। इसके साथ में इनकी सेल वॉल पर जो लिग्निन है वो डिपोजिट होने लगता है, इसलिए इनकी सेल को हम लिग्निफाइड सेल्स भी बोलते हैं। और जो ये वाली सेल्स होती है ये कोलेनकाइमा से भी ज्यादा क्लोजली जो पैक होती है, और इसके साथ साथ में जो ल्यूमन को ये मानो कि ल्यूमन तो इनके अंदर क्या होती है, बस नाम मात्र की होती है, मैक्सिमम जो पार्ट होता है इसका वो जो डिपोजिशन होता है लिग्निन का उसकी वजह से कवर हो जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता और सेल वॉल बहुत थिक होती है, और ये जो सेल्स होती है कैसी होती है, ये सेल्स नॉन लिविंग होती हैं। ये इस टाइप से फॉर्मेशन होती है स्क्लेरेनकाइमा। फंक्शन पता है स्क्लेरेनकाइमा का, जो ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है, जो शीड पोर्ट होते हैं हार्ड या नट शेल होते हैं उनकी फॉर्मेशन करता है, हार्ड कवरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है स्क्लेरेनकाइमा। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं देखते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का ये तो क्लियर हो गया, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक टाइप से ज्यादा टाइप की सेल से बने होते हैं, यानी इसमें एक टाइप की सेल्स नहीं होती, कई टाइप की सेल्स के बने होते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये कई कंपोनेंट्स के बने हुए होते हैं। तो हम देख लेते हैं जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो दो होते हैं, उनका नाम यहाँ पे लिख लेते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम, अब थोड़ा सा इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में, कि इनका फंक्शन क्या होता है, इनके कंपोनेंट का नाम क्या है, कौन सा कंपोनेंट इनका लिविंग होता है, कौन सा कंपोनेंट इनका नॉन लिविंग होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले बात करते हैं जाइलम। देखिए जो जाइलम होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये 4 कंपोनेंट्स का बना होता है। वो 4 कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं देखते हैं। ट्रैचेड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, और उसके साथ में जाइलम फाइबर्स।
देखिए जाइलम फाइबर्स, या अगर जाइलम स्क्लेनकाइमा भी लिखा हुआ है तो आपको कंफ्यूज में नहीं पड़ना है कि जो बेसिकली जाइलम फाइबर से इनको ही जाइलम पैरेनकाइमा भी स्क्लेनकाइमा भी बोलते हैं, जाइलम स्क्लेनकाइमा। ठीक है, जो जाइलम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, उन 4 कंपोनेंट्स में से जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, देखिए ट्रैचिड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स, ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स नॉन लिविंग होते हैं। और जाइलम के अंदर केवल जो एक कंपोनेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम पैरेनकाइमा। जो जाइलम पैरेनकाइमा होता है केवल ये ही लिविंग कंपोनेंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम भी 4 कंपोनेंट का बना होता है। फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले सीयू ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, इसके बाद फ्लोएम पैरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। जैसे हमने जाइलम के अंदर पढ़ा कि जाइलम के 3 कंपोनेंट्स जो होते हैं आउट ऑफ 4, दोज आर नॉन लिविंग एंड ओनली 1 component, that is xylem parenchyma, it is living. But in case of phloem, out of 4 components, 3 components are living. तो living कौन कौन से होते हैं, देखिए सीयू ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेनकाइमा। ये तीनों पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट लिविंग्स होते हैं। ये तीनों कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। और जो एक पार्ट होता है फ्लोएम फाइबर्स, ये कैसा होता है, ये नॉन लिविंग होता है। अब बात कर लेते हैं फंक्शन की, जाइलम का फंक्शन क्या है और फ्लोएम का फंक्शन क्या है। जाइलम क्या करता है, बेसिकली जाइलम इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ये क्या करता है, वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। एक चीज और समझ लेते हैं इसके अंदर, जो ये जाइलम होता है, जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, और जो ये वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है इट इज यूनिडायरेक्शनली। कैसा होता है ये, यूनिडायरेक्शनली, यूनिडायरेक्शनली। देखिए यूनिडायरेक्शनली का मतलब क्या है कि ये केवल एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। कैसे मूवमेंट करता है, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ये रूट से लेके जो वाटर को अपर पार्ट ऑफ प्लांट्स तक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है इन यूनिडायरेक्शन, यानी एक ही डायरेक्शन में, लोअर पार्ट टू अपर पार्ट, यानी अप साइड में मूवमेंट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है उसको देख लीजिए। फ्लोएम किसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। बट यहाँ पे हमने जैसे जाइलम के बारे में पढ़ा था कि जो जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिडायरेक्शनली होता है, बट द डायरेक्शन जो फ्लोएम का मूवमेंट होता है या फ्लोएम के थ्रू जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई डायरेक्शनली होता है। कैसा होता है, बाई डायरेक्शनली। और बाई डायरेक्शनली का मतलब क्या होता है, बाई डायरेक्शनली का मतलब होता है कि ये 2 डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। अब इस चीज को समझ लेते हैं कि जाइलम तो हमने समझ लिया, चलो कि रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया और उसने वाटर को एब्जॉर्ब करके जाइलम ने
एब्जॉर्ब जो वाटर है उसको क्या किया, उसको डाउनवर्ड से अपवर्ड यानी पूरे प्लांट में उसको पहुंचा दिया। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल हो गया। लेकिन जो फ्लोएम का जो मूवमेंट होता है वो बाई डायरेक्शनल क्यों होता है? देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमें पता है कि जो लीव्स होती हैं, ग्रीन लीव्स होती है जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उनके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड की फॉर्मेशन होती है। अब देखिए क्या होता है कि ऐसा तो होता नहीं है कि प्लांट जितना फूड फॉर्म करते हैं, जितने फूड की फॉर्मेशन होती है वो सारे को यूटिलाइज कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है कि जब फूड की फॉर्मेशन होती है तो पहला ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम का, क्या होता है कि लीव्स टू स्टोरेज टिश्यू। लीव से किस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, लीव्स टू स्टोरेज टिश्यू। तो एक मूवमेंट तो ये हो गया, एक डायरेक्शन तो ये हो गई, और दूसरी डायरेक्शन क्या होती है, स्टोरेज टिश्यू टू स्टोरेज टिश्यू टू प्लांट पार्ट्स। अगर हम बात करें कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, फूड की फॉर्मेशन तो केवल उसी समय होती है, लेकिन प्लांट को मूवमेंट करने के लिए और दूसरी एक्टिविटी करने के लिए और जो सारी प्रोसेस होती है प्लांट के अंदर, उसको एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट होती रहती है। तो जब भी उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अब जब इसका मतलब ये होता है, अगर केवल जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती और उसी समय फूड की फॉर्मेशन होती तो प्लांट उसको उस समय तो यूटिलाइज कर सकता था, लेकिन जैसे ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बंद हो गई या रात के समय में सॉरी कि रात के समय में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो रही, फूड की फॉर्मेशन नहीं हो रही, तो प्लांट कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे जो फ्लोएम करती है वो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करती है। पहला मूवमेंट कहाँ होता है, जहाँ लीव के अंदर फूड की फॉर्मेशन होती है, वहां से उसको कहाँ लेके जाते हैं, स्टोरेज टिश्यूज में। और फिर जैसे प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है, जब रिक्वायरमेंट होती है, स्टोरेज टिश्यू से फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किधर होता है, वो होता है प्लांट पार्ट की तरफ। जहां भी रिक्वायरमेंट होती है वहीं इसका ट्रांसपोर्ट होता है। दिस इज कॉल्ड बाई डायरेक्शनली मूवमेंट ऑफ